Hello everyone. In this video, we are going to talk about some of the strategies जो आप follow कर सकते हैं निमसेट के एग्जाम में इंग्लिश के questions को solve करने के लिए. Before starting to discuss anything with you, I would like to share a screen in front of you जिसमें कुछ questions आपके सामने appear होंगे जो निमसेट 2021 के पेपर में पूछे गए हैं. So these are the questions in front of you. I have rearranged the complete question paper जिसमें इंग्लिश के questions आए हैं. मैंने उनको थोड़ा सा rearrange किया है जिसमें मैंने vocabulary के questions पहले और बाद में reading comprehension को discuss करने के लिए रखा हुआ है. Before starting anything, मैं आपसे सबसे पहले तो discuss करूंगी कुछ strategies जो आप इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते समय यूज कर सकते हैं और ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप कैसे उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो निमसेट के पेपर में अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी बच्चे निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वोकैबुलरी पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है क्योंकि वोकैबुलरी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर ईयर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, डिफर करता है, जिसमें 2021 के पेपर में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं. अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कुछ वोकैब के क्वेश्चंस का. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जिसमें वोकैब है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 भी फिल अप पे है. क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट एंटोनिम. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 फिर से फिल इन द ब्लैंक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6 इज सिनोनिम. 7 अगेन सिनोनिम. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अभी मैंने आपको आपके सामने 7 क्वेश्चंस दिखाए हैं जिसमें से सारे के सारे करीब करीब वोकैब बेस्ड है. बाकी रेस्ट 7 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पूछे गए हैं. सो दैट मीन्स वोकैबुलरी में यू विल फाइंड एटलीस्ट इस एग्जाम में, मतलब 2021 में जो पूछे गए थे उसमें आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस मिलते हैं जो वोकैब बेस्ड है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका आरसी है उसमें 7 क्वेश्चंस है जो अभी हम देखेंगे सॉल्व करते थे समय. मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में हमें 3 चीजों पे फोकस करना होता है. आपकी वोकैबुलरी विच इज नंबर 1. द अदर थिंग इज योर ग्रामर पोर्शन जो कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ का थोड़ा सा वीक होता है. और थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन वोकैबुलरी और ग्रामर तो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं निमसेट के एग्जाम में जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं 2021 में, अब दिस वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर द पीपल जिनकी वोकैब स्ट्रांग है कि 2021 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड थे और 2020 में और उससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मिक्स्ड पैटर्न पे बेस्ड थे. बिकॉज टुडे हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हम वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे. लेकिन अगर आप पीछे का पैटर्न देखें, जो लेटेस्ट है उसकी बात ना करें, जो पीछे के पैटर्न को देखें तो उसमें ग्रामर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो वी कैन नॉट इग्नोर ग्रामर बट एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस मोर ऑन वोकैबुलरी. वोकैब के अलावा हम आरसी पे भी फोकस करेंगे बट आरसी वोकैब की कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा इजी दिखेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछा गया है. लेट्स सी. पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इट इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको और चीजें बताती जाऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी. Alright, let's see the sentence. The first sentence, the sentence says, the State Transportation Corporation has dashed a loss of 5 crore rupees this year. अब आपका क्वेश्चन में कोई भी ऐसी वोकैबुलरी नहीं है जो आपको सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वो 4 ऑप्शंस जो आपके सामने है. सो वी हैव डिराइव्ड, वी हैव इनकर्ड, we have performed and we have formulated.
हम सब जानते हैं कि ये वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स में इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है डिराइव, सेकेंड वाले में इट इज इनकर, INC, जस्ट अ मिनट, IN yeah okay, I'm writing it here. It is INCUR, और जब इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगा तो इसमें डबल R आ जाएगा। इट इज परफॉर्म और फॉर्मुलेट, ये चार हैं जिनका या तो सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है या फिर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि डिराइव, इनकर, परफॉर्म और फॉर्मुलेट दोनों के ही सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होते हैं जो पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे डी या ईडी लगा के बनाए जाते हैं। ये क्योंकि मैंने फर्स्ट फॉर्म आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों आपके सामने जो दिए गए हैं ऑप्शंस, ये चारों वर्ब्स हैं। सो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। वोकैबुलरी बेस्ड मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसमें चार वर्ब्स हैं, बट अगर आपको ग्रामर आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी कि ईडी के साथ ही यूज होगा। बट अगेन एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये सारे के सारे ईडी के साथ में है, सो यू नीड टू चेक कि कौन सी वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर हिसाब से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्योंकि कॉर्पोरेशन को लॉस हुआ है और लॉस को डिराइव नहीं किया जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है, फॉर्मुलेट नहीं किया जाता है, द लॉसेस आर ऑलवेज इनकर्ड, लॉसेस हमेशा इनकर होते हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं या आप उनको अपने सामने ले आते हैं। इनकर के साथ कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं? जब भी कभी आप इनकर वर्ड देखते हैं, whenever you incur something it is undesirable, आप इनकर वर्ड को कोई चीज डिजायरेबल के साथ यूज नहीं कर सकते, इट इज अनडिजायरेबल। वर्ब है, what all can you incur, आप कोई लॉस इनकर कर सकते हैं, you may incur a penalty, हो सकता है कोई एक्सपेंसेस हो जो आप इनकर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो इनकर एंगर, कोई इमोशंस को भी इनकर किया जा सकता है, डेंजर को भी इनकर किया जा सकता है, डेट है आपकी, कोई कॉस्ट्स हैं, लॉस ऑफ कोर्स। जब भी आप पैसा खोते हैं, whenever you lose money or you have to pay money as a result of doing something, that is incurred, उसको इनकर किया जाता है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ब है जिसको आप यूज कर सकते हैं दैट इज इनकर, और क्योंकि वो उसके थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन्ड है, आर डबल बार यूज किया गया है, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, तो ये करेक्ट फॉर्मेट है और यही यूज होगा। द आंसर इज इनकर्ड। सो द स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5 करोड़ रुपीज दिस ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वर्ड की जो कि है डिराइव। Now, derive is not the answer. I am just explaining this to you. Derive का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप रिसीव करते हैं या किसी चीज से ऑब्टेन करते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सोर्स से कोई ऑब्टेन ऑब्टेन की है तो आपने उसको डिराइव किया है। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज दिस वर्ड टू साउंड सोफिस्टिकेटेड। जब आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड साउंड करना चाहते हैं, समटाइम्स इट इज यूज्ड फाइनेंशियली और साइंटिफिकली। कोई चीज अगर किसी से डिराइव होती है, जैसे कि फॉर्मूलाज आर डिराइव, इस तरीके से अगर कोई चीज की जाती है दैट इज डिराइव्ड। नाउ डिराइव जो वर्ड है वो ये सारी चीजों के लिए तो यूज किया जाता है। डिराइव इज ऑल्सो यूज्ड जब आप कोई प्लेजर डिराइव करते हैं कोई काम करके, जैसे म्यूजिक सुन के, एंटरटेनमेंट का कोई काम करके, यू गेन प्लेजर और यू ऑब्टेन प्लेजर, तब भी यू डिराइव प्लेजर आप यूज कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो डिराइव कंफर्ट फ्रॉम समथिंग, यू कैन डिराइव सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट, किसी टाइप का सेटिस्फैक्शन मिले आपको, उसको भी डिराइव किया जा सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियली भी यूज किया जाता है, तो यू मे ऑल्सो डिराइव मनी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से या कोई काम करने के बाद। इनकम या मनी को भी डिराइव किया जा सकता है। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू सर्टेन वर्ड्स, आई मेक श्योर मैं हमेशा जब भी वोकैबुलरी एक्सप्लेन करती हूँ, आई
टेल एवरी स्टूडेंट कि आप वोकैबुलरी के साथ में उसके एग्जाम्पल समझ लें। अगर आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, इट विल बिकम इजी फॉर यू to understand that word and to use that particular word. अब अगर आपको ये पता है कि derive financially यूज किया जा सकता है, derive pleasure के लिए यूज किया जा सकता है, तो अगर आपको derive का मीनिंग, ये तो एक छोटा सा वर्ड है बट मैं डिफिकल्ट वर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं भी याद रहता है, यू विल कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाएगा derive pleasure, derive money या फिर derive कुछ और, मे बी comfort, satisfaction और derive formula, आपको दिमाग में जरूर क्लिक करेगा। तो प्लीज कीप वोकैबुलरी इन माइंड उसके एग्जाम्पल्स के साथ में। ट्राई किया करिए कि एग्जाम्पल्स आपके सामने। परफॉर्म करते हैं, किसी फंक्शन में परफॉर्म किया जाता है, मतलब जो भी चीज परफॉर्म की जाती है, वी ऑल नो कि क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। नाउ लेट्स सी दिस वर्ड फॉर्मुलेट। आइए फॉर्मुलेट को देखते हैं। सो फोर्थ वर्ड जो है वो फॉर्मुलेट है। फॉर्मुलेट का मतलब होता है टू कम अप विद प्लान, किसी प्लान के साथ उबर करके सामने आना, टू कम अप विद सम प्लान और एन आइडिया में बी। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। फॉर्मुलेट का दूसरा वर्ड क्रिएट कहा जा सकता है। यू क्रिएट इट, आप उसको क्रिएट करते हैं, राइट। फॉर्मुलेट आप create करें, that means you are developing something, so you can develop a plan, you may come up with an idea, come up with ये phrase हो गया। किसी आइडिया के साथ आप आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक नए आइडिया के साथ आ सकते हैं जिसमें भी आपने थोड़ा मेंटल एफर्ट लगाया हो, वो आइडिया आपने क्रिएट किया है, आपने उस चीज को डेवलप किया है। फॉर्मुलेट के थोड़े से सिनोनिम्स भी नोट डाउन करेंगे। फॉर्मुलेट का सिनोनिम हो सकता है कंट्राइव, फॉर्मुलेट का सिनोनिम हो सकता है डिवाइस, इट कैन बी एक्सकॉजिटेट एंड इन्वेंट। निमसेट के पेपर में खास तौर से देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के कोई ना कोई सिनोनिम जरूर टकरा जाते हैं। जैसे मे बी इस ईयर आपके सामने फॉर्मुलेट वर्ड आया, सो नेक्स्ट ईयर और मे बी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एक्सकॉजिटेट मिल जाएगा, डिवाइस मिल जाएगा या कोई और सिनोनिम मिल जाएगा। आपको सिर्फ यही है जो सिमिलैरिटी मिल सकती है इंग्लिश के निमसेट वाले पोर्शन में, मतलब निमसेट के इंग्लिश वाले पोर्शन में आपको यही सिमिलैरिटी मिलेगी कि आपको सिनोनिम्स इधर से उधर टकराएंगे या फ्रेजेस जरूर टकराएंगे। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि अगर वोकैबुलरी किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर करनी है, स्पेशली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप उस वर्ड के जो क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आप दिमाग में बिठा लें और उसकी भी वोकैबुलरी को पढ़ लें। These were the easy words, इसलिए I have tried कि मैं आपको किसी एक वर्ड का अगर सिनोनिम जहां जहां रिक्वायर्ड होगा, I'll try and provide the synonym to you. ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The second question is again a fill in the blank. Second question says the dash with which he is able to wield the paintbrush is really remarkable. तो सबसे पहले तो जान ले कि wield क्या होता है। वील्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ने का तरीका, कोई टूल को या किसी वेपन को आप कितना एफिशिएंटली हैंडल करते हैं उसको बोलते हैं वील्ड। यानी टू हैंडल अ टूल एफिशिएंटली, इट कैन बी अ वेपन एज वेल। तो यहाँ पे जो टूल है या वेपन है दैट इज द पेंट ब्रश। तो द डैश विद विच ही इज एबल टू wield या हैंडल कर रहा है पेंट ब्रश, वो रियली रिमार्केबल है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस है आपके पास ईज, ऑप्शन है प्रैक्टिस, ऑप्शन है स्वीप एंड ऑप्शन है गेट। अब जो व्हील्ड होता है, व्हील्ड के बारे में एक चीज और बताना चाहती हूँ। व्हील्ड पावर अगर आपने सुना हो, सो पीपल व्हील्ड देयर पावर, मतलब दे एक्सरसाइज इट। कोई चीज आपके पास होना और उसको एक्सरसाइज करना, जैसे कि आप अथॉरिटी में हैं और आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस को, ये बहुत ज्यादा यूज में मतलब पावर के साथ ये व्हील्ड
एज अ वर्ब यूज किया जाता है, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं या उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तब। ऑप्शंस देखते हैं। अब देखिए, वैसे तो जो पढ़ेंगे ऑप्शंस उनको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बट हो सकता है स्वीप या गेट से आप कंफ्यूज हो जाएं। द प्रैक्टिस विद विच तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। द ईज विद विच, मतलब ईज का मतलब हम सब जानते हैं, ईज इज अ नाउन बाय द वे, सो ईज विद विच ही इज एबल टू व्हील द पेंट ब्रश, ये बिल्कुल करेक्ट साउंड कर रहा है। कोई भी चीज को when you do something with ease, इसका मतलब है बिना किसी डिफिकल्टी के, बहुत ही आसानी से आप उस काम को कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं doing something with ease। एक जगह पे एज अ फ्रेज ease और यूज किया जाता है, अगर आपने देखा हो somebody is at ease, ये जो at ease यूज किया जाता है at के साथ में, उसका मतलब होता है somebody is relaxed। किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जा सकता है is mr लगा के, जैसे he is at ease, I am at ease, इस तरीके से यूज किया जाता है। उसका मतलब होता है that the person is relaxed, कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स्ड है, इन सेंस में यूज किया जाता है। यू मे ऑल्सो फील एट ईज। अच्छा, इससे एक चीज मुझे और ध्यान आई, स्कूल डेज में यू मस्ट हैव हर्ड अटेंशन एंड देन द अदर वर्ड वाज stand at ease, so that was stand at ease। तो आप रिलैक्स हो जाइए, यू कैन स्टैंड एट ईज, तो उसका मतलब होता है कि यू कैन बी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल तरीके से खड़े हो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टैंड एट ईज। तो ये एट ईज फील के साथ यूज करिए, इज एम आर लगा के यूज करिए, दिस इज अ फ्रेज दैट कैन बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ईज का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा कि ईज का मतलब है बहुत ही आसानी से। फ्रेज के सेंस में वो अलग तरीके से। स्वीप का मतलब क्या होता है, स्वीप सुन रखा होगा आपने, वर्ब की तरीके से। स्वीप द फ्लोर का मतलब क्या हुआ, झाड़ू से सफाई करना, स्वीप द फ्लोर मतलब झाड़ू लगाना। स्वीप एक वर्ब है और इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्वेप्ट और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है स्वेप्ट। ओके, ईज इज अ नाउन, प्रैक्टिस नाउन भी है, प्रैक्टिस वर्ब भी है। स्वीप जो है वो वर्ब है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वीप के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकती हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड स्वीप पास्ट, स्वीप अक्रॉस, स्वीप अलोंग, स्वीप इनटू, स्वीप थ्रू, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द फोर्थ वन, दैट इज गेट। गेट अगेन अ नाउन, नाउन है जिसका मतलब होता है किसी का वॉक करने का तरीका, चलने का तरीका। गेट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ हॉर्स, गेट पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है और गेट हॉर्स के लिए भी यूज किया जाता है। इन बोथ द केसेस इट मीन्स द मैनर ऑफ वॉकिंग, किसी के वॉक करने का जो तरीका होता है उसको गेट बोला जाता है। सो अब वॉक करने के तरीके को हम यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से वो पेंट ब्रश को हैंडल कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो वर्ड है दैट इज ईज। द ईज विद विच he is able to wield the paint brush is really remarkable। I hope you have understood the second one। Let's move to the third question। So the third question is about giving or selecting a suitable antonym of the particular word, and the word is erudite। अगर आप synonyms पढ़ते हैं तो erudite कोई बहुत difficult word नहीं है, अगर synonym की list नहीं पढ़ते हैं तो erudite can be difficult। एरेडाइट का मतलब डिस्कस करने से पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस ये चार ऑप्शंस जो आपके सामने। स्कॉलरली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्कॉलरली, स्कॉलरली एक एडजेक्टिव है। स्कॉलरली अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर कोई बुक या जर्नल या कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं और वो स्कॉलरली है, तो उसका मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट के बारे में उसमें बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अगर कोई पर्सन स्कॉलरली है उसका मतलब होता है कि वो पर्सन बहुत ही लर्नड है, बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड है, स्टूडियस है, यू कैन से यस स्टूडियस है या लर्नड है।
बहुत एजुकेटेड। ओके, सो स्कॉलरली का मतलब हमें सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अनफेमिलियर। अनफेमिलियर का मतलब जिस चीज से आप, अगेन एन एडजेक्टिव, जिस चीज से आप फेमिलियर ना हो। वो चीजें जो भी अनफेमिलियर होती हैं वो अननोन होती हैं, वो आपने एक्सप्लोर नहीं की होती हैं या अननोन होती हैं, तो आप उन चीजों से अनफेमिलियर होते हैं, यानी कि आप उन चीजों से अनजान है, आपको पता नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे चेहरे से टकराएं या किसी ऐसे पर्सन से टकराएं जिसको आपने इससे पहले नहीं देखा हो, सो दैट इज एन अनफेमिलियर फेस फॉर यू। हो सकता है कहीं पर आप किसी सिटी में जाएं और आप उस जगह से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, सो दैट इज एन अनफेमिलियर सिटी फॉर यू। तो इस तरीके से अनफेमिलियर वर्ड को यूज किया जाता है। इलिटरेट का मतलब हमें पता है, एडजेक्टिव है इलिटरेट, और इलिटरेट का मतलब होता है वो पर्सन जो कि लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट इज इलिटरेट। एरोगेंट देखते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब सारे ही एडजेक्टिव्स हैं। सो एरोगेंट इज आल्सो एन एडजेक्टिव, एंड एरोगेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा प्राउड हो। यहाँ पे प्राउड का मतलब घमंडी से है। यहाँ पे प्राउड का मतलब प्राउड ऑफ योरसेल्फ नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस से नहीं है। यहाँ पे प्राउड मीन्स घमंडी, यानी आप बहुत ही ज्यादा अभिमानी हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के या अपने आप को लेकर के, राइट। सो प्राउडी वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे अगर आप प्राउडी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। प्राउड इज द वर्ड दैट शुड बी यूज्ड, एंड प्राउड ओनली मीन्स घमंडी। प्राउडी डज नॉट मीन घमंडी। अब अगर आप बहुत ज्यादा प्राउड हैं या फिर आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप एरोगेंट है। सिनोनिम्स एरोगेंट के हॉटी हो सकता है, जो घमंडी के लिए यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कंसीटेड, स्पेलिंग देखिएगा, CONCEITED। इसके साथ साथ एक और वर्ड है चेस्टी, जो आप यूज कर सकते हैं। चेस्टी, बड़े चेस्ट का, यानी कि अभिमानी के लिए यूज किया जा सकता है। सेल्फ इंपॉर्टेंट यूज किया जा सकता है वर्ड। प्लीज कीप दीज सिनोनिम्स इन माइंड, क्योंकि हम वोकैब सीखते भी जा रहे हैं साथ साथ। एंड देयर इज वन मोर वर्ड, ह्यूबरिस्टिक। ह्यूबरिस्टिक, प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग। hubristic, so hubristic can also be used। ये सारे synonyms arrogant के लिए यूज किए जा सकते हैं। हालांकि arrogant word बहुत ज्यादा क्लोज होता है haughty के मीनिंग के, काफी क्लोज है, बट the idea of arrogant is claiming credit or advantages that a person is not entitled to। so arrogant का जो मतलब है वो थोड़ा सा डिफर करता है haughty से, but they are very similar words। तो ये सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाते हो और आपको अक्सर करके यूज किए हुए मिलेंगे। ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करते हुए मिल जाएंगे। नाउ वी हैव अंडरस्टूड, चारों हमें ऑप्शन समझ में आ गए हैं। सो एरेडाइट का मतलब जो लोग जानते हैं उनकी नॉलेज के लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एरेडाइट का जो मतलब होता है दैट इज लर्नड। मतलब अगर एरेडाइट का हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना होता तो वो स्कॉलरली होता, क्योंकि एरेडाइट का मतलब है नॉलेजेबल, जो बहुत वेल रेड हो या वेल एजुकेटेड हो, जिसको आप लर्नड भी कह सकते हैं। तो फिर एरेडाइट का मतलब अगर लर्नड है तो फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफेमिलियर तो नहीं हो सकता, इट शुड बी इलिटरेट, एंड इट इज इलिटरेट। ओके, सो द आंसर इज इलिटरेट, राइट। Let's move to question number 4. Again, a fill in the blank. Question number 4. Fill in the blank with the most appropriate word given. The car driver was arrested for rash driving and his license was dashed by the police. So car driver arrest हुआ rash driving के लिए और उसका लाइसेंस पुलिस ने क्या कर लिया होगा? पुलिस लाइसेंस को क्या करती है? जब्त कर लेती है। So flown by the police तो नहीं हो सकता। We are not talking about मतलब हम सिर्फ ऑप्शंस को हटा रहे हैं, हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसके मीनिंग्स क्या है। ओके, सो बस हम ऑप्शंस हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लाइसेंस जब्त किया जाता है तो पेनलाइज तो नहीं होगा, वो जब्त किया जाएगा। बैन तो नहीं किया जाएगा। दी ओनली वर्ड लेफ्ट इज इम्पाउंडेड। हो सकता है आपको इम्पाउंडेड का मीनिंग ना भी पता हो, पर तब भी आप इस वर्ड को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गेस कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पुलिस लाइसेंस फ्लो करके नहीं लेके जाएगी, लाइसेंस को पेनलाइज नहीं करेगी, बैन नहीं करेगी।
वो अरेस्ट हुआ था रैश ड्राइविंग के लिए, तो लाइसेंस थोड़े समय के लिए उसका जब्त कर लिया जाएगा। ओके, सो द आंसर इज इम्पाउंडेड एंड नाउ लेट्स इम्पाउंडेड इज, देखिए his license was impounded by the police. All right, थर्ड फॉर्म अगेन यूज किया गया है, ये एक पैसिव सेंटेंस यूज किया जा रहा है, बाय द पुलिस, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, इम्पाउंड किया गया है पुलिस के द्वारा। सो इम्पाउंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि लीगली किसी चीज को उसके ओनर से ले लेना, चाहे थोड़े समय के लिए ले लेना। सो टू लीगली टेक समथिंग अवे फ्रॉम इट्स ओनर मीन्स इम्पाउंड करना। इसका दूसरा सिमिलर वर्ड है सीज कर देना, जैसे कि जब्त कर लेना या सीज कर देना, और सीज वर्ड आपने सुन रखा होगा। एक और अच्छा वर्ड है कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट, इसको जरूर याद रखेगा। एंड वन मोर वेरी गुड वर्ड इज सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर, तीनों का मतलब एक ही है। सो सीज करना आपने सुन रखा होगा, इम्पाउंड अभी जान लीजिए, कॉन्फिस्केट और सिक्वेस्टर दिमाग में रख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से अगर ये वर्ड टकराए तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। So I hope you have understood this also, that his license was impounded by the police. Penalize करने का मतलब हम सब जानते हैं कि penalize करने का मतलब होता है किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाना या किसी को पनिश करना और उससे पेनाल्टी चार्ज करना। बैन करने का मतलब भी वी नो कि किसी को लीगली प्रोहिबिट कर देना कोई काम करने से, सो बैन कर देना। एंड फ्लोन जो है वो, अगर हम फ्लो के साथ यूज करेंगे वर्ब, सो फ्लो एक वर्ब होता है जिसका सेकेंड फॉर्म होता है फ्लोड, ना कि फ्लोन, थर्ड भी होता है फ्लोड। और अगर हम फ्लाई के साथ यूज करेंगे तो उसमें आता है फ्लोन, जिसका इस सेंटेंस के हिसाब से कोई मतलब नहीं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो आई hope you're getting my point कि vocabulary is very very important, plus at the same time you need to understand कि कौन सा particular verb use किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको तीनों ही थर्ड फॉर्म्स मिल गए हैं और पैसिव वॉइस में ज्यादातर करके थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आता है तो आप आराम से थर्ड फॉर्म चेक करके यूज कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाएं जिसमें सेकंड फॉर्म लिखा हो या कोई फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, तो उससे तो आप ऑप्शंस आराम से हटा सकते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि अगर कोई सेकंड फॉर्म है तो वो यहाँ पे नहीं यूज होगा, या कोई फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है तो वो भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। वैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल अपनी ग्रामर को लेकर और वोकैबुलरी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत सारे लोग अच्छा करके आते हैं बिकॉज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करने में थोड़ा सा इजी होता है, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यूजुअली ऑप्शंस डिफिकल्ट आते हैं, सो अगेन केयरफुल होना पड़ेगा। इंग्लिश के आप काफी सारे क्वेश्चंस तो सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप केयरफुल हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन दे गिव यू यू नो सो मच अपॉर्चुनिटी कि आपका क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। अगर आपको वो वर्ड यूज करना आता है तो आप रॉन्ग नहीं जा सकते, आपका क्वेश्चन करेक्ट ही होने वाला है। तो एक जरा सा भी डाउट दिमाग में नहीं आएगा कि आपका ये क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे आप कि नहीं करवाएगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन अनसिविलाइज्ड या प्रिमिटिव पर्सन कौन होता है, तो ये जानने के लिए हमें चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है और बाकी के ऑप्शंस क्या है। ओके, हो सकता है किसी को आता हो सकता है ना आता हो, मैं चारों ऑप्शंस डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बारबेरियन। सो बारबेरियन जो है वो एक नाउन होता है एंड बारबेरियन इज एन इंसल्टिंग वर्ड। एक इंसल्टिंग वर्ड होता है बारबेरियन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन that is from an uncivilized culture or maybe a person with no manners। एक ऐसा पर्सन जो civilized society में रहने लायक नहीं है, या उस पर्सन को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कैसे बिहेव करना है पब्लिकली। इसका एक सिनोनिम भी होता है विच इज सैवेज।
जो कि यूज किया जाता है, एंड बारबेरियन। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर तो यही है, बारबेरियन, बिकॉज इसमें यही लिखा हुआ है, एन अनसिविलाइज्ड प्रिमिटिव पर्सन। तो आंसर तो यही है। लेट्स नाउ डिस्कस कि सेकंड वाला वर्ड क्या है। नाउ सेकंड वर्ड इज ascetic। ascetic जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन। ascetic का मतलब आप सन्यासी से ले सकते हैं। ascetic का मतलब होता है अ पर्सन हु अवॉइड्स फिजिकल प्लेजर्स एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो ऑस्टेरिटी की तरफ भागता है, जो सिंपल लाइफ जीता है, जो प्रैक्टिस करता है सेल्फ डिनायल अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में। एंड इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को डिप्राइव कर लेता है बाकी सारे सोशल प्लेजर्स से। इसका एक सिनोनिम हो सकता है ऑस्टेयर, एंड इसका एक सिनोनिम एब्स्टेनर भी हो सकता है, जो एब्स्टेन करता हो, परहेज करता हो चीजों से। सो दैट इज एब्स्टेनर। सो ascetic। सो ascetic नाउन की तरह यूज करिए या एडजेक्टिव की तरह यूज करिए, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। Let's see the third word. The third word is this, and the pronunciation of the word is bourgeois. It is not bourgeois, it is bourgeois. Now bourgeois जो है आपको recent में न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड हो चुका है, जो काफी ईयर्स से अब तो न्यूज़पेपर में यूज किया जाने लग गया है। सो यू शुड नो अबाउट इट। इट इज अ फ्रेंच वर्ड, इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बोर्जुआ है। इट इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स मिडिल क्लास, बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। तो बुर्जुआ किसी की मेंटालिटी हो सकती है जो कि मिडिल क्लास मेंटालिटी है। बुर्जुआ का मतलब बुर्जुआ किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है। यू आर लिविंग अ बुर्जुआ लाइफ, मतलब आप मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। दैट मे बी सिमिलर टू कंजर्वेटिव एंड मटीरियलिस्टिक में भी। सो बुर्जुआ इज रिलेटेड टू मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास का दूसरा वर्ड जो आजकल न्यूज़पेपर्स में रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा यूज किया गया है, दैट इज बुर्जुआ। लेट्स सी द फोर्थ वन, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा भी जा चुका है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट नाउन है और इसका हिंदी में एक वर्ड है परोपकारी। ऐसा कोई भी पर्सन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस intended to increase human well-being। आपने philanthropist भी सुना होगा। सो philanthropist भी यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम के लिए, philanthropist या फिर altruist, जिसका मतलब है जो परोपकार करता हो, जो खूब सारा ऐसा काम करता हो जिससे लोगों का वेलबींग हो, अच्छा हो, उसको बोलते हैं altruist। ओके, सो द आंसर इज बारबेरियन, क्योंकि पूछा गया है अनसिविलाइज्ड प्रिमिटिव पर्सन, बट मैंने आपको 4 वर्ड्स पूरे के पूरे समझा दिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिकूपरेट। रिकूपरेट सुना हुआ वर्ब होगा बहुत सारे लोगों के लिए, विच इज अ वर्ब। और देखिए कि आपको ऑप्शंस में भी सारे वर्ब्स ही मिल रहे हैं, और सारे के सारे आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, वोकैबुलरी में। जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सारे वर्ड्स आर से दे दिए जाते हैं, कभी होमोफोन्स दे दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर करके आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, अगर सिनोनिम, ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपको किसी वर्ब का सिनोनिम पूछा गया है तो वो कोई वर्ब ही होगा। अगर किसी एडजेक्टिव का सिनोनिम पूछा गया तो वो कोई एडजेक्टिव ही होगा। सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दैट वर्ब ओनली। तो यहाँ पे रिकूपरेट एक वर्ब है, चांस की बात है कि आपको चारों वर्ब्स ही मिले, रिकैप्चर, रिक्लेम, रिकवर और रिकर। ओके, सो रिकूपरेट का मतलब क्या होता है? रिकूपरेट का मतलब होता है टू रिस्टोर टू गुड हेल्थ। मतलब आप बीमार थे एंड यू आर रिकूपरेटिंग, मतलब आप जल्दी से अच्छे हो रहे हैं, आप रिस्टोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को और स्ट्रेंथ को, जिसको कह सकते हैं आप इसमें से, इट इज इजी, क्योंकि चारों वर्ड्स बहुत इजी हैं। सो रिकैप्चर तो नहीं कह सकते, रिक्लेम भी नहीं कह सकते, रिकर भी नहीं कह सकते, इट इज रिकवर। सो यू आर रिकवरिंग फ्रॉम एन
इलनेस, आप किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हैं, सो सिनोनिम रिकुपरेट का हो गया रिकवर। और एक ये भी वर्ड जरूर दिमाग में रखिएगा, कॉन्वलेस। कॉन्वलेस बहुत ज्यादा अब आजकल यूज किया जा रहा है ये वाला वर्ड, कॉन्वलेस करना। सो व्हेन यू गेट ओवर एन इलनेस और अ शॉक, आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आप कॉन्वलेस करते हैं, आप रिकुपरेट करते हैं, आप हील होते हैं, आप रिकवर करते हैं। आप देयर इज वन वर्ड, recoup, so you recoup losses। जब भी आप मेकअप करते हैं, कोई यू मेकअप फॉर द लॉसेस, तो आप रिकूप करते हैं लॉसेस को या रीगेन करते हैं लॉसेस को। तो ये आर से ही वर्ड था, तो मैंने आपको ये भी बता दी है। ओके, सो लेट्स सी नाउ रिकर। रिकर या फिर रीअकर, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये दोनों सेम वर्ड्स नहीं है। रिकर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो रिकर एक वर्ब है जिसमें डबल आर ईडी लग जाएगा तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। रिकर का मतलब होता है बार बार अकर करना, टू हैपन और अकर अगेन, टू हैपन और अकर अगेन। कोई भी चीज रिकर कर सकती है। आपने रात में कोई सपना देखा, वो दोबारा आया, इट्स रिकर्ड, ठीक है। आपकी कोई इलनेस है, उसके सिम्टम्स आपको नजर आए, वो दोबारा देखे, सो सिम्टम्स ऑल्सो रिकर। तो कोई भी चीज रिकर कर सकती है। तो रिकर का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार हो रही है और रेगुलर इंटरवल्स पे। पॉसिबली ये जरूर ब्रैकेट में कहीं पे नोट्स जरूर बनाते चला करिए, पॉसिबली एट रेगुलर इंटरवल्स, ये जरूर लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है वो रिकर करती है। अच्छा, नाउ आई हैव रिटन हियर रीअकर ऑल्सो। रूट वर्ड दोनों का सेम होता है, रिकर का और रीअकर का, और कभी कभी आपको कुछ जगहों पर इंटरचेंजेबली भी यूज करते हुए मिल जाएंगे। बट रीअकरिंग का मतलब होता है इट इज हैपनिंग अगेन, बट इट इज नॉट हैपनिंग रिपीटेडली। मतलब रिकर जो कर रहा है वो रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार हो रहा है, बट री अकर करने का मतलब है दोबारा अकर हुआ, पर जरूरी नहीं है कि वो रिपीटेडली हो। बस इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। एंड रिकैप्चर करना आपको पता होगा, रिक्लेम करना किसी चीज को भी, वी ऑल नो कि कैसे क्लेम करना, रिक्लेम करना, दोबारा से रिक्लेम करना। सो वी हैव गॉट आवर आंसर, दैट इज रिकवर। यही हमारा आंसर है, रिकपरेट करना मतलब रिकवर करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 7 इज चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। निमसेट के एग्जाम में जब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको 101, 102, 103 करके मिलेंगे, बट मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है और क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्वेश्चन सारे एग्जाम वाले ही हैं और वो ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है सिंटिलेटिंग का। सो सिंटिलेटिंग, अच्छा, यू आर गेटिंग वेरी वेरी इजी ऑप्शंस, और सिंटिलेटिंग वर्ड भी काफी कॉमन वर्ड है जो आपने सुन रखा होगा। सिंटिलेटिंग एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो स्पार्कल करती है, शाइन करती है ब्राइटली, जैसे कि सिंटिलेटिंग सन हो सकता है। सिंटिलेटिंग का एक और मीनिंग होता है विच इज यूज sarcastically. So scintillating has two meanings in that case. Scintillating एक तो मतलब हो गया shining brightly, और एक और scintillating का मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है brilliantly clever। जब आप बहुत ही ज्यादा चतुर होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो आप सिंटिलेटिंग है। कोई कॉन्वर्सेशन सिंटिलेटिंग हो सकती है, कोई डायलॉग आप एक्सचेंज कर रहे हैं सिंटिलेटिंग हो सकता है। इट इज यूज्ड sarcastically at times. ओके, सो सिंटिलेटिंग का मतलब हम सब जान गए हैं। सो सिंटिलेटिंग का मतलब टचिंग नहीं है, नैगिंग नहीं है, ग्लिटरिंग हो सकता है, वार्निंग तो नहीं है। सो आंसर तो मिल गया है, दैट इज ग्लिटरिंग। ओके, टचिंग पता है, वार्निंग भी पता है सबको, नैगिंग क्या होता है?
व्हाट इज नैगिंग? नैगिंग का मतलब होता है जब आप कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते रहते हैं या आप दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, व्हेन यू ट्राई टू फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नैगिंग। और नैगिंग इट रियली बॉदर्स यू। नैग करना का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। सो अगर आपका हेडेक हो रहा है एंड यू हैव अ नैगिंग हेडेक, मतलब आपको वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इफ यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर एंड ही और शी इज नैगिंग, तो उसका भी मतलब है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है या कंटिन्यूअसली इसी कंप्लेन करते रहते हैं। इसका एक सिनोनिम याद रखिएगा, दैट इज श्रूइश। ये सिनोनिम याद रखिएगा। सो दिस इज सिंटिलेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटोनिम। 2 सिनोनिम्स अभी तक हम कर चुके हैं, एक हम एंटोनिम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज एंटोनिम। चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का एंटोनिम चाहिए। नेग्लिजेंस से मिलता जुलता वर्ड एक जेंस जैसा डिलीजेंस डाला हुआ है। मेटिकुलसनेस है, इंटेग्रिटी है और ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी पता है, इंटेग्रिटी भी पता होगा, नेग्लिजेंस भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। नेग्लिजेंस से पहले हम डिस्कस करेंगे डिलीजेंस को। डिलीजेंस का मतलब, डिलीजेंस इज अ नाउन। आपने डिलीजेंट जरूर सुना होगा, जो किसी के लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग सिनोनिम हो सकता है डिलीजेंट का। और डिलीजेंट का एक सिनोनिम हो सकता है इंडस्ट्रियस। यू कैन ऑल्सो यूज assiduous। इट इज assiduous, दोबारा से assiduous। Please learn one more word as a synonym, which is conscientious। conscientious, conscientious, ठीक है। conscientious भी लर्न कर लीजिएगा। दिस ऑल्सो मीन्स डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस और assiduous तो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो नेग्लिजेंस का मतलब ये तो नहीं है, सॉरी, हमें उसका एंटोनिम देखना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं मेटिकुलसनेस क्या होता है। मेटिकुलसनेस एडजेक्टिव है और मेटिकुलसनेस का मतलब होता है वन हु पेज एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल। मिटिक्यूलसली कोई काम किया गया है, ठीक है। मिटिक्यूलस एक एडजेक्टिव है, ये नेस हटा दे तो मिटिक्यूलस एक एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसका मतलब है कि आपने डिटेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। कोई काम जो आप कर रहे हैं, यू आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप नेग्लिजेंट नहीं है, आप बहुत प्रिसाइज हैं या केयरफुल हैं। सो व्हेन यू आर वेरी केयरफुल या प्रिसाइज, डिटेल से काम कर रहे हैं, कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो डिटेल से कर रहे हैं, मिटिक्यूलसली कर रहे हैं, तो उसका मतलब है यू आर वेरी केयरफुल। ओके, इंटेग्रिटी देख लेते हैं अपना। इंटेग्रिटी का मतलब होता है आप, इंटेग्रिटी का मतलब है मॉरल्स, कोई चीज सही तरीके से करना, which means doing the right thing in the right, in a reliable way, you can say। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है। इट इज अबाउट अ कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है होलनेस किसी कैरेक्टर की, जिसमें ऑनेस्टी है, अपराइटनेस है और आप किसी काम को बिल्कुल सही तरीके से करना पसंद करते हैं, दैट इज इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी हम सबको पता है कि क्या होता है। ऑनेस्टी इंटेग्रिटी का सिनोनिम भी हो सकता है। अ पर्सनालिटी जिसमें ऑनेस्टी हो, अपराइटनेस हो, उस ट्रेट को बोला जाता है। सो नेग्लिजेंस जो है वो एक्चुअली में वो होती है केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस इज केयरलेसनेस या फिर रेकलेसनेस भी आप बोल सकते हैं। आपका एटीट्यूड यू हैव अ केयरलेस एटीट्यूड, वो वाला होता है नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंस अगर केयरलेसनेस है तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? ये वाला which is meticulousness। this is the answer, meticulousness। okay, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वन वर्ड। तो
देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचने वाले हैं और हमने सिर्फ एक ग्रामर का क्वेश्चन किया है और अभी तक बाकी सारे क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड किए हैं, जस्ट वन ग्रामर क्वेश्चन टिल नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 2021 वाले एग्जाम में वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछी गई है, तो बी वेरी पर्टिकुलर एंड कीप मेकिंग नोट्स अपनी वोकैबुलरी के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन हु डज नॉट सेव फॉर फ्यूचर। यूज होते हुए वर्ड्स हैं सारे के सारे, आइए डिस्कस करते हैं। एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के लिए सेव नहीं करता है। पहला वर्ड है इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, समथिंग दैट हैज नो मटेरियल फॉर्म। आपने कॉर्प्स सुना हुआ है वर्ड, बॉडी के लिए यूज किया जाता है कॉर्प्स, वहीं से ये वर्ड है इनकॉर्पोरियल। सो इनकॉर्पोरियल का मतलब है जैसे कि स्पिरिट्स हैं, गोस्ट्स हैं, उनको बोला जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई भी मटेरियल फॉर्म नहीं है, जो कि इमटेरियल है या फिर अनबॉडीड है, जिसकी बॉडी नहीं है, बॉडीलेस है, इंटैंजिबल है, वो इनकॉर्पोरियल है। तो इसके सिनोनिम्स ये सारे हो सकते हैं, अनबॉडीड हो सकता है, बॉडीलेस हो सकता है, इंटैंजिबल हो सकता है, इमटेरियल भी हो सकता है। ओके, तो ये समझ गए इनकॉर्पोरियल क्या होता है। इनएडिबल, जो एडिबल ना हो। एडिबल क्या होता है, जो चीज खाने योग्य है। इनएडिबल क्या होता है, जो चीज फिट नहीं है खाने के लिए, यानी कि जिसको आप खा नहीं सकते, इट इज अनईटेबल। अनईटेबल का मतलब है जो चीज आपके लिए फिट नहीं है, खाने योग्य नहीं है, वो चीज होती है इनएडिबल। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट इज एन एडजेक्टिव अगेन, और उसका मतलब होता है, इम्प्रोविडेंट मतलब नॉट प्रोविडेंट, यानी कि जो you can say not providing for the future, not providing for the future, जो फ्यूचर के बारे में प्रोवाइड ना करे, यानी कि सोचे ना, not provident यानी कि improvident word, which relates to the statement mentioned over here. तो आंसर, you have found the answer, it is improvident. implacable भी देख लेते हैं। implacable का मतलब होता है, प्लकेट वर्ब सुना है, प्लकेट का मतलब किसी को अपीज करना, मनाना, अगर कोई नाराज हो गया हो तो। सो इम्प्लकेबल का मतलब होता है जिसको आप मना ना सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्लकेटेड। सो प्लकेट ना कर सके या अपीज ना कर सके, उसको बोलते हैं इम्प्लकेबल। यू कैन से अनअपीजेबल या फिर अनफॉरगिविंग भी कह सकते हैं। मतलब जो आपको, आप मना रहे हो और वो आपको माफ ना कर रहा हो, उसको भी बोल सकते हैं इम्प्लकेबल। So you have got the answer. We'll discuss one more vocab question number 10, and then we have 2 fill-ups और उसके बाद RC के questions है। तो मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में वोकैबुलरी का, एंड देन वील स्टार्ट विद द आरसी। चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ब्लैंड। ओके, इस वर्ड के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ब्लैंड अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है निमसेट में। एक पेपर में ये कोई और सिनोनिम में पूछा गया है, दूसरे पेपर में किसी और सिनोनिम के फॉर्म में पूछा गया है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगा, ब्लैंड का मतलब होता है टेस्टलेस। तो आंसर तो आपके सामने है, विच इज टेस्टलेस। इरिटेटिंग नहीं है, हार्श नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, इट इज टेस्टलेस। बट ब्लैंड हैज 2-3 मीनिंग्स। ब्लैंड का मतलब डल भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है। ब्लैंड का मतलब टेस्टलेस भी हो सकता है। कोई ऐसा, अब टेस्टलेस यूज किया गया है तो टेस्टलेस तो किसी फूड के लिए यूज किया जाएगा या किसी ड्रिंक के लिए यूज किया जाएगा। अब कोई चीज डल है या बोरिंग है तो वो क्या हो सकता है, वो कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है। आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक है, वो भी डल हो सकता है, बोरिंग हो सकती है। सो दैट इज ऑल्सो ब्लैंड। कॉफी भी ब्लैंड हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से किसी का कोई एक्सप्रेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी ब्लैंड, वो भी ब्लैंड हो सकता है। तो ब्लैंड जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, पर मीनिंग सिमिलर ही होते हैं। मतलब उसमें कोई भी एंथुजियाज्म ना हो, एनर्जी ना हो, डल हो, बोरिंग हो। टेस्टलेस है अगर कोई फूड है या ड्रिंक है, और एक्सप्रेशन लेस है तो एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। सो ये वोकैबुलरी आपने देखी। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स भी, फिल इन द ब्लैंक देखेंगे 2 और,
और साथ में वी आर गोइंग टू सी DRC also in the continuing video.